हाय स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने बेटा कैल्सिनेशन तक किया था मेटलर्जी में और आज कंटिन्यू करेंगे। हमारा तीसरा जो तरीका होता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का, वो होता है स्मेल्टिंग। मैंने बताया था आपको रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड द थर्ड इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग को हम लोग इसी चैप्टर के एंड में इलिंगम डायग्राम में भी पढ़ेंगे। स्मेल्टिंग में करते हैं क्या कि हमारे पास जो मेटल का ऑक्साइड है उसको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। जैसे आपके पास जिंक का ऑक्साइड है, इसको आप कार्बन के साथ हीट कर दें, इसको जिंकसाइड बोलते हैं, तो जिंक अलग हो जाएगा और CO बन जाएगा। यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर टीन का भी ऑक्साइड हो और आपने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन सेलेक्ट किया, उसके साथ इसको हीट कर दिया, तो टीन आपको अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और ट्रेस अमाउंट में फिर अगर आपने लिया ऑक्सीजन तो CO2 गैस बाहर निकलेगा। तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे पास है स्मेल्टिंग यूजिंग AL गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। कई सारे रिएक्शंस के अंदर हमारा एल्युमिनियम एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और उसको यूज करके हम लोग क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उस ऑक्सीजन को बाहर निकालते होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें कि क्रोमियम के ऑक्साइड में जब एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और आपको क्रोमियम यहाँ पे मिल जाएगा। यानी इन सारे रिएक्शंस में चाहे आपके पास आयरन का ऑक्साइड हो, मैग्नीज का ऑक्साइड हो, सिलिकॉन का ऑक्साइड हो, तो यहाँ पे एल्युमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस या एल्युमिनोथर्मिक रिडक्शन, जहाँ पे एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। और हर केस में जो Al2O3 मिलेगा ना, ये काफ़ी हार्ड होता है, तो हम लोग जो रेल के जॉइंट्स होते हैं उसके वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। Al2O3 ड्यू टू वेरी हार्ड नेचर इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल जॉइंट्स। तो इट इज़ दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मेल्टिंग। अब हमारे पास जो अगला प्रोसेस आएगा वो आएगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग लास्ट प्रोसेस होता है मेटलर्जी का। पहला होता है कंसंट्रेशन, दूसरा मैंने बताया था आपको कि कंसंट्रेटेड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, उसी में आपके पास एल्युमिनोथर्मिक, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आ गया। अब लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि अब जो हमारे पास क्रूड मेटल मिला, जो कच्चा मेटल मिला अब तक, उससे इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल कर अगर उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। और कई सारे रिफाइनिंग के मेथड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो इम्प्योरिटीज़ है और जो आपके पास मेटल है उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो उसके बेस्ट पे हमें 6 टाइप के रिफाइनिंग के प्रोसेस हमारे पास है। पहले रिफाइनिंग को डिफाइन करेंगे हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर मेटल या क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। अब मेनली रिफाइनिंग के 6 मेथड्स हैं: लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी। बेटा बोर्ड में CBSE में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आने हैं कि आपको मेथड का, जो रिफाइनिंग के मेथड्स हैं उसमें कौन से मेटल का रिफाइनिंग करेंगे और उसके पीछे उसका प्रिंसिपल क्या है। पर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4th एंड 5th है, जोन रिफाइनिंग एंड वेपर फेज रिफाइनिंग। अब हम एक एक करके इन सारों को देखेंगे। पहला हमारे पास है लिक्वेशन। तो लिक्वेशन की जो खास बात होती है कि हम लिक्वेशन प्रोसेस वैसे मेटल के लिए लगाते होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो आसानी से मेल्ट हो जाते हैं मेटल्स, जैसे टीन हो गया, लेड हो गया और बिस्मथ। बेसिकली हम लोग करते हैं क्या कि एक हॉर्थ बनाते हैं, स्लोप इंक्लाइंड प्लेन, और ये मेटल का बना होता है और इसको हम लोग हीट देते हैं काफ़ी ज़्यादा और इसके ऊपर क्रूड मेटल को डालेंगे। आप देखेंगे
कि जो मेटल था उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो मेल्ट होके वो नीचे फ्लो करना शुरू करेगा और इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसको कंडेंस कर लेंगे और जो गैंग है, जो इम्प्योरिटीज़ है, वो इस स्लोप के ऊपर ही बच जाएगा, क्योंकि गैंग का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज़्यादा है, मेटल पहले मेल्ट कर जाएगा। तो इन मेटल्स के लिए लगाते हैं। और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ से प्रोसीजर हमें बताना नहीं होता। प्रोसीजर जो मैंने आपको इक्वेशन बताया था उसका प्रोसीजर बताया हुआ है यहाँ पे, कि हम लोग बेसिकली करते हैं क्या कि क्रूड मेटल को हीट करते हैं स्लोप पे, स्लोपिंग हर्थ बोलते हैं उसको, और फ्यूज्ड मेटल फ्लो डाउन लिविंग बिहाइंड इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़, कि जो आपके पास मेटल है वो मेल्ट करके नीचे बहना शुरू हो जाएगा, इम्प्योरिटीज बच जाएगा। इम्प्योरिटीज़ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल दस रिमेन ऑन द स्लोप। जो गैंग होते हैं इम्प्योरिटीज, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के चलते वो नीचे नहीं आते, वो स्लोप के ऊपर ही बच जाते होते हैं। अब हमारे पास जो अगला है वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो चीज़ में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 यूनिट्स हो। लेकिन अगर 25 तक हो तब हम लोग डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। और इसमें हम लोग जिस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे हमारे पास जो जिंक, मरकरी, कैडमियम, आप डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, लो बॉइलिंग मेटल्स हैं, आसानी से बॉयल हो जाते हैं, उनके लिए लगाते हैं इसको। और करना क्या होता है, सेम टाइप से आपको जो आपने देखा था अभी, उसमें हम लोग उसी हॉर्थ पे इन मेटल को जब हीट देंगे ज़्यादा, ये बॉयल कर जाएंगे और बॉयल करने के बाद इनके वेपर्स को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। फिर आप जब ठंडा करेंगे तो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा और इम्प्योरिटीज आपको वहीं बच जाएगा हॉर्थ पे ही, स्लोप पे। तो ये लो मेल्टिंग मेटल्स, लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए होता है। प्रोसीजर भी मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि क्रूड मेटल हीटेड इन अ फ्लास्क, प्योर मेटल वेपराइज एंड सेपरेटली कंडेंस इन रिसीवर, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट इन द फ्लास्क, और फ्लास्क के अंदर ही बच जाएगा आपका। इसमें आप हॉर्थ नहीं भी लेते हो तो भी चलेगा, आपको एक फ्लास्क के अंदर इसको हीट करना होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये चीज़ को क्लियरली समझने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे कि हमारे पास कोई कंटेनर है और हमने उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। हमने सिल्वर के इलेक्ट्रोड डाल दिया, कैथोड एनोड, कैथोड पे पॉजिटिव, एनोड पे, कैथोड पे नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज बटा गलत लिखा हुआ है, कैथोड पे चार्ज होता है हमारे पास, कैथोड पे होता है नेगेटिव और एनोड पे होता है पॉजिटिव। पर दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक में चार्ज अलग अलग होते हैं। तो हमें करना है क्या कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे आप, उसी मेटल का सॉल्ट बना के इसमें डाल दें। जब आप करंट पास कराओगे तो इम्प्योर मेटल का एनोड बना होता है, प्योर मेटल का कैथोड बना होता है। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा कि एनोड वाले पोल पे सारे के सारे सिल्वर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज होगा वो कैथोड वाले पोल के नीचे जमा होते हैं। यहाँ पे कचरा सा जमा हो जाएगा, इसको हम लोग एनोड मड भी बोलते हैं, एनोड मड। और बेसिकली हम लोग इसमें सिलेक्टेड मेटल जैसे आपका सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस तरीके से इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके ऑब्टेन करते होते हैं। तो अब आप ये देखें यहाँ से कि हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो मेटल लेते हैं वो कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड और ये इम्प्योरिटीज होती हैं। These less electropositive impurities go on collecting near anode called anode mud. अब हमारे पास जो फोर्थ है वो है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग सबसे नया तरीका है मेटल को रिफाइन करने का और इसमें सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म में आपको मेटल मिलते हैं। करते हैं क्या इसमें कि हमने एक कंटेनर लिया, आप सिलिंड्रिकल ले सकते हैं या आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, और उसके अंदर हमने उस मेटल जिसका हमें रिफाइनिंग करना है उसका एक स्ट्रिप ले लिया है
और ऊपर से हम लोग मूविंग कॉयल हीटर को चलाते हैं इसके ऊपर वाले रीजन में। ये गुड कंडक्टर का बना होता है ये रीजन। जैसे आप मूविंग कॉयल हीटर को चलाएंगे, हमने इस डायरेक्शन में चलाया, तो आप ये देखेंगे कि जो मेटल है वो मेल्ट करेगा, तो दो अलग अलग जोन्स बनेंगे। एक बनेगा हमारे पास जोन रिफाइनिंग में जो होता है इम्प्योरिटी डिजोल्व करता है, मेटल डिजोल्व नहीं करेगा, इम्प्योरिटीज मेल्ट कर जाएगा और एक हीटर के साथ आगे बढ़ता जाएगा। तो इस वाले रीजन में इम्प्योरिटीज आ जाएगा, इस वाले रीजन में प्योर मेटल। हम लोग इसको कट करके यहाँ से इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल लेंगे, प्योर मेटल मिल जाएगा आपको। ये लीचिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है कि लीचिंग में हमारे पास क्या होता है कि मेटल डिजोल्व होता है, जबकि जोन रिफाइनिंग में इम्प्योरिटीज डिजोल्व होता है। तो बेटा हम लोग जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसको ऑब्टेन करते हैं इसी रिफाइनिंग मेथड से। आपके पास जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इनिडियम, बेरियम, ये सारे इसी मेथड से रिफाइंड होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें वो है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में सबसे पहले हम लोग इसको एक वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं मेटल को। मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलाटाइल कंपाउंड एंड देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। फिर उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके प्योर मेटल निकालते हैं। और यूज किसके लिए होता है? यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज इम्प्योरिटीज। इसमें बेसिकली जो गैंग होता है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता है जिसको हटाते हैं। अब इसके भी दो टाइप हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग के दो आपके टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है माउंड प्रोसेस, और माउंड प्रोसेस में बेटा हम लोग निकल का रिफाइनिंग करते हैं। एंड द सेकेंड इज वान आर्कल मेथड, इसमें जर्कोनियम एंड टाइटेनियम का रिफाइनिंग करते हैं। अब बेसिकली होता है क्या उसको आप देख लें, रिएक्शन के थ्रू ये समझ में आएगा कि माउंड प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग कि निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 350 केल्विन पे हीट करके एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि वोलाटाइल होता है। टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे हम लोग इसको। और फिर जब इस कॉम्प्लेक्स को जो वोलाटाइल है उसको पहले से भी ज़्यादा टेम्परेचर आप देंगे तो यहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएगा, निकल अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हुआ और उसके साथ O2 और N2 जो इम्प्योरिटीज था वो रिमूव हो जाएगा और हाईली प्योर आपको यहाँ पे मेटल मिलने वाला है। वन आर्कल में भी सेम काम करते हैं, बस वहाँ CO की जगह I2 लेते हैं, जर्कोनियम प्लस I2 आयोडीन। 870 केल्विन पे हीट करेंगे, वोलाटाइल कंपाउंड बनाएंगे जर्कोनियम टेट्राआयोडाइड। फिर उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो जर्कोनियम अलग हो जाएगा, आयोडीन वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इम्प्योरिटीज आउट हो जाएंगी। टाइटेनियम के साथ भी सेम चीज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है तो मैंने आपको यहाँ बताया नहीं है, लेकिन ओल्ड NCERT के बुक में आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, क्रोमेटोग्राफी। अब बेटा रिफाइनिंग हमारा फिनिश हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, कि थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट पे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि मेटल का ऑक्साइड मेटल में कैसे कन्वर्ट होगा, हमारे पास सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे। इसी में आपको इलिंगम डायग्राम भी पढ़ना है जो काफ़ी मुश्किल माना जाता है, पर आप एक एक चीज़ को यहाँ पे समझें कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल हमने स्मेल्टिंग में किया था सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को सेलेक्ट करके। जैसे मेटल का ऑक्साइड है और आपने कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया तो मेटल यहाँ से फ्री हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स हैं जिसको रिड्यूस करना काफ़ी इजी होता है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्टी से रिड्यूस होते हैं और हर प्रोसेस के अंदर आपको हीट देना पड़ता है। इन एनी केस हीटिंग इज रिक्वायर्ड। एक टर्म होता है पायरोमेटलर्जी, स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। अब मेन जो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है इसको आप ऐसे समझें कि बेटा फ्री एनर्जी को आप पहले जानें। फ्री एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम के पास वैसी एनर्जी जिसके चलते वो कोई वर्क करेगा, किसी सिस्टम के पास वैसी एनर्जी जो उसके साथ जुड़ी है और उसके थ्रू वर्क करे, दैट एनर्जी इज द फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी।
और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से लिखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स 11th में बताया था कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर डेल्टा जी इज द चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा जी इज द चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब होता है कि रैंडमनेस का मेजरमेंट, टी टेम्परेचर है। अगर किसी रिएक्शन में ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव जब आता है तो वैसा चीज़ स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब फिजिबल होगा, मतलब आसानी से होगा वो चीज़। और अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो नॉन फिजिबल होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन्स डेल्टा जी का साइन इन दोनों पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच, टी और डेल्टा एस, इन तीनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमारे पास ऐसे मान लो कि मेरे पास कोई मेटल था, हमने उसका ऑक्साइड बना दिया, ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड, तो आपका गैस सॉलिड में जा रहा है तो रेंडमनेस कम होगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पैक्ड होते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे एंट्रोपी कम हो गई, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। और बेटा डेल्टा एस जब नेगेटिव होगा, इसको आप कंपेयर करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो जब डेल्टा एस अगर आपका नेगेटिव आ जाए तो जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा, टी का कोफिशिएंट स्लोप होता है, वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज स्लोप इज पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव का मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लूँ, वाई एक्सिस पे हमने स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी लिया, तो ग्राफ स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब लाइन ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे। पर एक केस ऐसा भी होता है जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन ऊपर से नीचे आएगा। अब हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम में ये स्लोप मैं जो नीचे से ऊपर दिखा रहा हूँ वो इस बात को बता रहा है कि यहाँ पे एंट्रोपी पॉजिटिव है। और यही चीज़ अगर आप इस कन्वर्जेंस के लिए देखें कि मैंने कार्बन को ऑक्सीजन से कंबाइंड करा के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस, तो सॉलिड गैस में जा रहा है, मतलब रेंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा एस इसका पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, तो लाइन ऊपर से नीचे आएगा। अब आप इसमें देखें कि रिड्यूसिंग एजेंट का क्या रोल होता है मेटलर्जी में। तो बेटा मैंने क्या किया कि मेरे पास आयरन का ऑक्साइड था और उसको हमने हीट देकर आयरन और O2 बना दिया। इसका डेल्टा जी पॉजिटिव में दिया हुआ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि 40 + 40 है। तो डेल्टा जी प्लस का मतलब कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, होगा नहीं है। फिर मैंने C + ½ O2 से CO बनाया, इसका डेल्टा जी नेगेटिव था -100, जो कि फिजिबल होगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दें, तो फाइनली आपको मिलेगा FeO + C गिव राइज टू Fe + CO, और इसको भी जोड़ना पड़ेगा एनर्जी को, तो -100 और +40 से आएगा -60। ओवरऑल ये नेगेटिव आ गया, जो बताएगा कि हमारा रिएक्शन फिजिबल बन गया। तो यहाँ पे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो इसके ऑक्सीजन को खींच लेगा, आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। सो रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प अस टू मेक रिएक्शन फिजिबल। और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे हम लोग, वो चीज़ इलिंगम डायग्राम से क्लियर होगा। इलिंगम डायग्राम का मैंने यहाँ डायग्राम तो नहीं बना रखा है, पर आप NCERT से बनाएंगे इसको। और बेसिकली इसमें होता है क्या इलिंगम डायग्राम में, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप इलिंगम डायग्राम को केयरफुली देखेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो उसका यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है कि उसके रिजल्ट्स, मेन उसकी बातें क्या है। इलिंगम डायग्राम टेल अस अबाउट विच टेम्परेचर रिडक्शन इज फिजिबल फॉर गिवन कॉम्बिनेशन, मतलब किसी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा टेम्परेचर सही होगा। लोअर इज द एलिमेंट, जो हमारे पास इलिंगम डायग्राम में मेटल सबसे नीचे आएगा, मोर नेगेटिव इट्स डेल्टा जी वैल्यू, सो दैट इट कैन रिड्यूस ऑल मेटल ऑक्साइड अबव इट। और बेटा जब आप डायग्राम को देखेंगे तो मैग्नीशियम सबसे नीचे आता है, तो मैग्नीशियम सारे मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा आसानी से। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर लाइन क्रॉसेस डेल्टा जी = 0। थ्योरेटिकली दिस हैपन इन केस ऑफ लिस्ट एक्टिव मेटल्स।
जिसका डेल्टा जी 0 होता है, वैसे मेटल काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन मैग्नीशियम से भी बेस्ट एल्युमिनियम को मानते हैं हम लोग, क्योंकि एक टेम्परेचर के बियॉन्ड एल्युमिनियम मैग्नीशियम को ऑक्साइड को भी रिड्यूस करता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड में कि एल्युमिनियम को बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों मानते हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद एल्युमिनियम मैग्नीशियम को ऑक्साइड को भी रिड्यूस करता है और ये आसानी से नेचर में अवेलेबल होता है मेटल, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे पास जो बेटा इसके लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन तो ये है इलिंगम डायग्राम का कि ये कभी भी रिएक्शन के काइनेटिक्स को नहीं बताता है, मतलब रिएक्शन के स्पीड को नहीं बताएगा, बस ये बता देगा कि मेटल का ऑक्साइड रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, पर किस रेट से होगा इसके बारे में कोई आइडिया आपको नहीं देगा। और अगली बात आप यहाँ से देखें, ये बात बिल्कुल यहाँ से आपको क्लियर होने वाला है। सेकेंड पॉइंट कि हमने लिखा है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT/ln K, जहाँ पे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Thus, it presumes that the reactant and product are in equilibrium, but it's not true about all reactions. अगर सारे कंपोनेंट सॉलिड में हो जाएं तो इक्विलिब्रियम बनता ही नहीं है। तो ये दो इसके लिमिटेशंस हैं इलिंगम डायग्राम के। अब मैंने जो आपको वहाँ पे दो चीज़ें बेयर प्रोसेस बताई थी, हॉल प्रोसेस नहीं बताया था और सरपेक प्रोसेस नहीं बताया था एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, वो चीज़ भी यहाँ पे हम लोग फिनिश कर देंगे इसको। अब हॉल प्रोसेस, जब इम्प्योरिटीज होता है रेड बॉक्साइड, लीचिंग एजेंट लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, इम्प्योरिटीज आयरन का ऑक्साइड होता है इसमें। अब आप इसमें देखें कि पहला स्टेप होता है बेटा डिसोल्यूशन का, कि जो आपके पास रेड बॉक्साइड है Al2O3.2H2O, उसमें लीचिंग एजेंट को डालते हैं हम लोग, तो हमारे पास बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, CO2 और वाटर भी बनेगा। फिर इम्प्योरिटीज में जब फ्लक्स मिलाते हैं तो आपको पता है कि स्लैग बनता है। इम्प्योरिटीज था आयरन का ऑक्साइड, हमने फ्लक्स मिलाया SiO2, तो बन गया आपके पास से स्लैग बन गया। नाउ इम्प्योरिटीज आर रिमूव विद यूजिंग फ्लक्स, फ्लक्स को यूज करके हम लोग इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड जो स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस, कि जो आपके पास बना अभी NaLO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट, उसको CO2 वाटर के साथ पानी मिलाकर फिर से रिएक्ट कराते हैं, तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है PPT की फॉर्म में, वाइट PPT, और सोडियम कार्बोनेट बन गया। तीसरे स्टेप में इसी का हम लोग कैल्सिनेशन कर देते हैं। जब इसको आप हीट करेंगे एयर के एब्सेंस में, लिमिटेड सप्लाई में, तो आपको एल्यूमिना मिलेगा और वाटर यहाँ वेपोराइज फॉर्म में बाहर हो जाएगा। प्योर एल्यूमिना के लिए, प्योर एल्युमिनियम के लिए फिर आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या कोई दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा आपको। प्योर एल्युमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्दर रिडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ Al2O3। नेक्स्ट हमारे पास होता है सरपेक प्रोसेस, जहाँ पे इम्प्योरिटीज सिलिका होता है SiO2, और वाइट बॉक्साइड के लिए इसको यूज करते होते हैं। आपको लीचिंग एजेंट कार्बन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज करना होता है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि Al2O3 में मिलाएंगे कार्बन प्लस नाइट्रोजन, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आप सिलिका ऑक्साइड में कार्बन के साथ हीट करेंगे तो सिलिकॉन अलग हो गया, CO2 रिमूव हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड में वाटर मिलाकर हीट करते हैं, तो अमोनिया प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में क्या करेंगे कैल्सिनेशन में इसको हीट कर देंगे, तो आपको Al2O3 मिल जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और इसका फिर हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस से प्योर एल्युमिनियम को निकाल देंगे। तो बेटा दिस ऑल अबाउट मेटलर्जी चैप्टर। अब आपको सारे NCERT के क्वेश्चंस करने हैं और नोट्स बनाना है। नोट्स तो मैंने ये भेज ही रखे हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, नोट्स बनाएंगे और NCERT एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।